एंगुलर मैग्निफिकेशन और आज मुझे एस्ट्रोनॉमिकल हर हालत में और मैग्नीफाइंग ग्लास हर हालत में पढ़ाना है, जो कि आराम से हो जाएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर समझा देता हूं। एंगुलर मैग्निफिकेशन जिस तरह हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी थी, और लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने बात करी थी लेंथ के लिहाज से, यानी कि Q और P, HI और HO, यानी कि डिस्टेंस के लिहाज से बात करी थी कि डिस्टेंस या हाइट के लिहाज से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में लेंथ के लिहाज से बात करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल के लिहाज से बात करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लें फिर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इट इज द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, it is the ratio between angle subtended by the image to the angle subtended by the object. It is the ratio between angle subtended by the image to the angle subtended by the object at I. It is the ratio between angle subtended by the image to the angle subtended by the object at I. लिख ली डेफिनेशन जी बच्चों? थोड़े से ही बच्चे हैं, वो तो जाग रहे हैं ना, वो भी सो रहे हैं। सही, जाग रहे हैं। ठीक, तो क्या डेफिनेशन लिखी हमने? इट इज द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। सही। अब किसको अल्फा लेंगे किसको बीटा लेंगे, ये दो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिहाज से बताऊं तो किसको बीटा लेंगे किसको अल्फा लेंगे, उसको सुन लीजिए गौर से। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम यूज कब करते हैं, पहले ये सुन लीजिए गौर से। सपोज कि हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कहां प्लेस किया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल डी से उसको डिनोट करते हैं। क्या वैल्यू होती है? कांस्टेंट 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। क्या होता है ये वो कम से कम फासला होता है जो कि हमारी ह्यूमन आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होना चाहिए। आप अभी बैठे बैठे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या करें? अपने हाथ को बिल्कुल आई के क्लोज ले आए, अपने हाथ को अपने आई के बिल्कुल क्लोज ले आए, धुंधला हो जाएगा, धुंधला नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आई से भी एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को क्लियर देखने के लिए। हमारी आई से भी किसी भी चीज को देखने के लिए क्लियर एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर बोलते हैं, और मीटर में कहेंगे तो 0.25 मीटर कहेंगे। अगर लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख लीजिएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। क्या लिखेंगे? द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो कम से कम फासला जो किसी भी ऑब्जेक्ट को
बिल्कुल क्लियर देखने के लिए होना चाहिए हमारी ह्यूमन आई से, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या यहां तक बात क्लियर है जी बच्चों? चलें आगे सुने। हमने एक ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा, हमें वो ऑब्जेक्ट उस वक्त भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, सही है? यानी कि वो इतना छोटा है कि वो हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो सपोज कि आपके पास ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में जो हमारी आई पे एंगल बनेगा उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए, उसको हम कहेंगे अल्फा। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को अपनी नेकेड आई से देख रहे होते हैं, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अल्फा, जिसको आप विजुअल एंगल भी बोल सकते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमारी आई पर एंगल बन रहा होता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल भी बोलते हैं। तो मैं अल्फा और बीटा समझाना चाह रहा हूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कब अल्फा लेते हैं और कब बीटा लेते हैं। तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस किया और वो हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में जो भी एंगल बन रहा होगा हमारी आई पर, वो अल्फा कहलाएगा। अब हम किसका सहारा लेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेंगे। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? आप सबको पता है, स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने पढ़ा। सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास को प्लेस कर दिया, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या करा? उस मैग्नीफाइंग ग्लास ने ये करा कि इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करके दिखा दिया? तो फाइनल इमेज हमारे लिए क्या हो गया? ये हो गया। तो इस इमेज को हम कंसिडर करते हैं बीटा, और जो हम नॉर्मली अपनी नेकेड आई से देखते हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? बहुत सिंपल सी चीज है। जब नॉर्मली किसी चीज को देखेंगे तो वो अल्फा एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट हमारी आई पर, और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के लिहाज से देख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा आप रिज्वाइन कर लें अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो। जी हाँ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इस लेंस ने सिर्फ करा क्या? इसको मैग्नीफाई करके दिखा दिया। तो सिर्फ इसको मैग्नीफाई करके दिखाया ना, इसको यहां थोड़ी ले गया। तो जो जहां था वहीं पर ही रहेगा, सिर्फ उसको क्या करके दिखा देगा? मैग्नीफाई करके दिखा देगा। सही है? जब हम नॉर्मली किसी चीज को देखेंगे मैं तो वो अल्फा, और अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें तो वो मैग्नीफाई करके जो दिखाएगा उस वक्त जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, गौर से सुनिएगा और देखिएगा, अल्फा वो एंगल होता है जो विदाउट एडेड आई बनता है, और बीटा वो एंगल होता है जो विद एडेड आई बनता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं आप लोगों को? क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? अल्फा मतलब इस कंडीशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि अल्फा वो एंगल है जो कि विदाउट एडेड आई बना, यानी कि जब हमने किसी चीज का सहारा नहीं लिया, किसी एड की मदद नहीं ली, यानी कि लेंस के बगैर देख रहे हैं, तो विदाउट एडेड आई जो बना एंगल वो अल्फा, और जो विद एडेड आई बनेगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिहाज से बीटा होगा। क्लियर है बच्चों? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिहाज से अगर बात करें तो ये अल्फा होता है, ये बीटा। इसका कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा वो एंगल होगा जो विदाउट एडेड आई होगा, और बीटा वो एंगल होगा जो विद एडेड आई होगा। अब अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें या कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, उसमें हम किसको अल्फा लेते हैं, किसको बीटा लेते हैं? उसमें दो लेंसेज यूज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। एक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और दूसरे लेंस को आईपीस बोलते हैं। जब आगे पढ़ेंगे ना तो अभी और याद आ जाएगा।
एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिहाज से हमेशा हम दो लेंसेज यूज करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक लेंस को हम आईपीस बोलते हैं। तो याद रखिए, जो ऑब्जेक्टिव एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा कंसिडर करेंगे और जो आईपीस एंगल बनाएगा उसको बीटा कंसिडर करेंगे। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। इसको नोट कर लें तो बात आगे और क्लियर हो जाएगी, और अगर नोट कर लें तो जल्दी डन का मैसेज, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, चलें तो फिर अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बीटा ओवर अल्फा। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, अभी तक मैंने सिर्फ एंगुलर मैग्निफिकेशन समझाया था बस, और अब ये नेक्स्ट चीज स्टार्ट हो रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर। क्या होता है ये? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दिया जाए। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यही लिखिए, अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, a single convex lens which behaves as a magnifying glass, a single convex lens which behave as a magnifying glass when the object is placed within the focal length of the lens. When the object is placed within the focal length of the lens. क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। पढ़ चुके हैं हम ये बात स्टार्टिंग की क्लासेस में कि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कब बिहेव करता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दें तो वो कैसा इमेज बनाता है? कैसा इमेज बनाता है? रियल इन्वर्टेड, है ना जी बच्चों? इस पे भी जी कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं हाँ रियल इन्वर्टेड बनाता है। वाह, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। क्या ये बात हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में नहीं पढ़ी कि कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो चलें देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + d/f। कैसे बना? शॉर्ट वे में समझा रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए ताकि अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो याद आ जाए। ये होता है लेंस फॉर्मूला, ये होता है लेंस फॉर्मूला। अभी आपने खुद बताया कि इमेज कौन सा फॉर्म होता है? वर्चुअल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, वर्चुअल इमेज के लिए क्यू को नेगेटिव लेते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए क्यू को नेगेटिव लेते हैं, तो क्यू को नेगेटिव पुट करें, ये हो गया 1/f 1/p -1/q +-। बोथ साइड q से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये हो गया q/f
ये हो गया Q ओवर P, ये हो गया Q ओवर Q, बोथ साइड हमने Q से मल्टीप्लाई करा दिया। ये Q ओवर F एज इट इज, Q और P को हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, सही, डेफिनेशन जाके देख लीजिएगा, Q ओवर P मैग्निफिकेशन के बराबर, Q से Q कैंसिल, ये बचा -1, माइनस का 1 इधर आकर +1 हो गया, तो फॉर्मूला बन गया 1 + Q ओवर F। आ गया समझ कैसे ड्राइव हुआ? जी जी बेटा, मैं बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, जो मैंने बताया था बिल्कुल सही बताया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास के ही केस में सिर्फ मैंने बताया था वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी तमाम कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जब मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन क्लियर हो गई। अब लेंस फॉर्मूले को यूज करा, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्चुअल इमेज बनाता है, लिहाजा Q को नेगेटिव ले लिया, बोथ साइड Q से मल्टीप्लाई कराया, Q और भी M हो गया, ये माइनस का 1 उधर जाकर +1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी, क्या? ये ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस करते हैं, सही। हमने एक ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस किया, हमें वो नजर नहीं आ रहा, तो हम किसका सहारा लेते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेंगे। तो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा? इसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा देगा। ये थोड़ी करेगा कि ऑब्जेक्ट को उठा के हमारी आई के पास ले आएगा, ये ले आप देख लें बड़ा हो गया ये इमेज। तो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर बीच में प्लेस कर दें तो मैग्नीफाइंग ग्लास इसको मैग्नीफाई करके दिखा देगा बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल इमेज कहां बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनेगा ना। इसलिए हम यहाँ पे Q की जगह क्या रिप्लेस करा देते हैं? D रिप्लेस करा देते हैं। याद आ गई ये बात? याद आ गई ये बात? थर्ड स्टेप बेटा, यहां मैंने मल्टीप्लाई कराया है बोथ साइड Q से, बोथ साइड मैंने Q से मल्टीप्लाई कराया, तो पूरी इक्वेशन को मैंने Q से मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड, तो Q ओवर P मैग्निफिकेशन होती है, ये माइनस का 1 उधर जाकर +1 हो गया, और Q को हम D से क्यों रिप्लेस कराते हैं उसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। जी जी यही बात हुई, लेकिन बस हमने Q को D लिख दिया। क्लियर हो गया ना फॉर्मूला? चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला क्या क्या बन सकते हैं। और आपको ये याद रखना है, लिख देता हूं फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो इसी से बनेगा, लेकिन जरूरत नहीं है इसको याद करने की, जरूरत नहीं है इसको याद करने की। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसी से ही आपके पास फोकल लेंथ समझ में आ रहा है कि क्या बन रही है, तो इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, सही है ना। इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं आपको तीसरा फॉर्मूला समझा सकूं। ये हो गया इसी से फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या मैं पावर का शॉर्टकट ये बना सकता हूं? किस किस को समझ में आया पावर का शॉर्टकट? किस किस को समझ में आया पावर का शॉर्टकट? मेरी वॉइस बार बार प्रॉब्लम कर रही है बेटा, रिज्वाइन कर लें। अच्छा जी, कुछ को समझ में आ गया, कुछ को समझ में नहीं आया। बस 4 कैसे आया, यही तो समझना था, बचा क्या फिर? आपको नजर नहीं आ रहा? डी को हटाकर मैंने 4 क्यों लिख दिया? अभी भी नहीं समझे बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका मतलब m-1 ओवर डी। डी की वैल्यू क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर में वैल्यू होगी फोकल लेंथ की तो मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं पावर में, तो 25 से 100 कैंसिल, बन गया ना शॉर्टकट m-1 इंटू 4। अब आया समझ? क्या ये बात हमने नहीं पढ़ी?
कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं, क्योंकि पावर हमेशा मीटर में निकाली जाती है फोकल लेंथ जब मीटर में होगी, जब पावर निकलेगी। तो अब क्लियर हो गया फॉर्मूला, शॉर्टकट। चलें जी, ये तीन फॉर्मूले हैं। तो अब जब भी हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास का आपके पास न्यूमेरिकल आए और मैग्निफिकेशन गिवन हो, पावर निकालनी हो, डायरेक्ट शॉर्टकट m-1 इंटू 4, डायरेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जी, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है ना, बताई थी अभी मैंने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट हेडिंग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए जी, समझते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को। पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या लिखवाने की जरूरत है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन, या लिख लेंगे खुद? डी सेंटीमीटर में पुट करके फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कराया है। डी को सेंटीमीटर में पुट किया तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो वो 100 पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। ये बात हमने पढ़ी तो थी पावर के फॉर्मूले में। याद आया? चलें, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई, 2526, वेरी गुड। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, the optical instrument which is used to see the distant objects, या आप ये भी लिख सकते हैं the optical instrument which is used to see the heavenly bodies, which is used to see the heavenly bodies। कौन सी होती हैं heavenly bodies? जैसे कि सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा, ये सारी heavenly bodies कहलाती हैं, heavy objects कहलाते हैं, heavy bodies कहलाती हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज करा जाता है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज सच एज सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा। जी बच्चों, लिख ली डेफिनेशन? चलें, अब जरा गौर से सुनिएगा कंस्ट्रक्शन, और उसको शॉर्ट वे में अपने लिहाज से जो नोट करना हो कर लीजिएगा, और फिर वर्किंग भी सुन लें। वैसे तो इस टॉपिक में सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस, और कुछ भी नहीं। टेलीस्कोप की कंडीशन में वो हम डेरिवेशन में यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो एंगल बनता है उसको अल्फा लेते हैं, और जो आईपीस लेंस से एंगल बनता है उसको बीटा लेते हैं। यानी कि जो हमेशा फाइनल इमेज वाला एंगल होगा ना, वो बीटा कंसिडर करा जाता है। जो फाइनल इमेज वाला एंगल होगा वो हमेशा बीटा कंसिडर करा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा होगा उसको हम अल्फा लेते हैं। तो वो डेरिवेशन में यूज करना है, तो हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया था कि कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल में भी बीटा किसको लेते हैं, अल्फा किसको लेते हैं। कि अल्फा जो ऑब्जेक्ट से एंगल बन रहा होगा ऑब्जेक्टिव के दरमियान, और जो फाइनल इमेज से यानी कि आईपीस से देखते हुए जो एंगल बनता है उसको बीटा कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए क्या है।
कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, दो कॉन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल होता है और वो दोनों लेंस जो हैं वो एंड्स ऑफ बॉडी ट्यूब पे फिक्स्ड होते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं और वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एंड्स ऑफ बॉडी ट्यूब पर फिक्स होते हैं। बॉडी ट्यूब किसको बोल रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो जो पूरा मेटल का केस होता है ना, उसको हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं। वो जो पूरा मेटल का केस होता है उसको हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं। तो दो लेंसेज होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं और वो दोनों दो एंड्स पर फिक्स्ड होते हैं, यानी कि एक लेंस यहाँ फिक्स्ड होता है, एक लेंस यहाँ आगे फिक्स्ड हुआ होता है। सही है? दोनों कॉन्वेक्स, दोनों एंड्स ऑफ बॉडी ट्यूब पे फिक्स्ड होते हैं। जिसमें से पहला लेंस कौन सा कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव? सपोज कि आप अगर मून को देख रहे हैं तो मून को जो लेंस फेस कर रहा होगा डायरेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जो लेंस फेस कर रहा होगा उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वो लेंस जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होगा उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ लार्ज होती है, ज्यादा होती है। दोबारा सुन लीजिए, दो लेंसेज होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, दोनों एंड्स पर दोनों लेंसेज फिक्स्ड होते हैं। सही है? पहला वाला लेंस जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होता है उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अपर्चर किसको बोलते हैं? अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे। अपर्चर कहते हैं बेटा डायमीटर ऑफ द लेंस को। लेंस के डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। सही है? तो यहां तक बात कुछ क्लियर हुई? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? सही। तो जिसका अपर्चर फोकल लेंथ ज्यादा वो ऑब्जेक्टिव। दूसरा लेंस कौन सा होता है? आईपीस। वो लेंस जिससे हम देख रहे होते हैं, वो लेंस जिससे हम देख रहे होते हैं जो हमारी आई के क्लोज होता है उसको हम कहते हैं लेंस को आईपीस। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आईपीस का अपर्चर और फोकल लेंथ स्मॉल होती है। सही? आईपीस का अपर्चर और फोकल लेंथ क्या होती है? स्मॉल होती है। ये है कंस्ट्रक्शन जिसको मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया, आप सिर्फ ये भी नोट कर लें तो इनफ है कि दो लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर फोकल लेंथ ज्यादा, आईपीस जिसका अपर्चर फोकल लेंथ कम होता है, दोनों दो एंड्स पर फिक्स्ड होते हैं। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आइए वर्किंग को समझते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की क्लास याद है जिसमें मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेजेस की फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो कहाँ पे इमेज बनता है और किस नेचर का बनता है, तो आपको इसकी पूरी की पूरी वर्किंग इंतहाई आसानी से समझ में आएगी। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये लेंस आ गया जिसका अपर्चर फोकल लेंथ ज्यादा, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। सपोज कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं? एफओ से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है? जल्दी बताइए।
ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है बच्चों? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है इमेज कहां बनता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। प्रिंसिपल फोकस पे। बियॉन्ड 2f। बच्चों सब भूले हुए हैं क्या? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। जी चेक कर लीजिएगा अभी जाके पीछे लेक्चर में, ताकि याद आ जाए। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, आके लेंस से टकराएंगी। तो टकराने के बाद लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस अपने प्रिंसिपल फोकस पे इसका इमेज बना देगा। ऐसे ही होगा ना भाई कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, आकर लेंस से टकराएंगी, लेंस से टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव अपने प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बना देगा। तो जब इसने अपने प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बना दिया तो हम ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला कह सकते हैं क्या? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये हो गया एफओ के बराबर। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, उसने इमेज बना दिया। अब बारी आती है आईपीस की। आईपीस वो लेंस जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ क्या कम होती है, और जो हमारी आई के क्लोज होता है उस लेंस को हम क्या बोलते हैं? आईपीस बोलते हैं। सही है ना? अब ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। सही है? हम आईपीस को करते हैं एडजस्ट। हम आईपीस को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि दोनों का प्रिंसिपल फोकस कॉन्साइड कर जाता है। आईपीस को हम एडजस्ट करते हैं और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि दोनों का प्रिंसिपल फोकस, दोनों का प्रिंसिपल फोकस से मुराद जो ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस है, इसी प्रिंसिपल फोकस पे आईपीस का भी प्रिंसिपल फोकस कॉन्साइड कर जाता है, यानी कि दोनों के प्रिंसिपल फोकस एक हो जाते हैं। अब जब दोनों के प्रिंसिपल फोकस एक हो गए तो ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो गया आईपीस के लिए? उसके प्रिंसिपल फोकस पे। तो क्या जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस होता है तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, और जब हमने आईपीस को एडजस्ट करा तो दोनों का प्रिंसिपल फोकस एक हो गया, तो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए उसके प्रिंसिपल फोकस पे आ गया, और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए तो दोबारा इमेज कहां बन जाता है? इन्फिनिटी पे बन जाता है। और इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज आपको पता है क्या होता है? हाईली मैग्निफाइड इमेज होता है। समझ में आई वर्किंग? जी बच्चों, क्लियर है वर्किंग? तो मैंने एक रिकॉल दे दिया आपको वर्किंग का पूरा, हालांकि हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। चलिए जरा देखिए क्या कौन कौन से 2 फॉर्मूले। अब अगर ये प्रिंसिपल फोकस आईपीस का भी हो गया तो हम यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कह सकते हैं। और जब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कह सकते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज बोल रहे हैं, या जिसको आप लेंथ ऑफ बॉडी ट्यूब भी बोलते हैं,
तो जिसको मैं L से शो करूं अगर, तो क्या वो FO प्लस FE के बराबर होगा? जी बच्चों, क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज होगा FO प्लस FE के बराबर? टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है? FO प्लस FE। तो एक फॉर्मूला आपको ये जहन में रखना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, लेंथ का फॉर्मूला दैट इज FO प्लस FE, और दूसरा फॉर्मूला इसका मैग्निफिकेशन का याद रखना है, जो कि क्या होता है? FO ओवर FE। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक मैग्निफिकेशन का FO ओवर FE और एक लेंथ का फॉर्मूला दैट इज FO प्लस FE। डेरिवेशन का कोई काम नहीं बेटा, इसलिए मैं FO और FE को ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, वरना उसकी डेरिवेशन वही एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से बीटा ओवर अल्फा से होती है। हाँ, इतना मैं शो कर देता हूं कि इसमें बीटा किसको लेंगे, अल्फा किसको लेंगे, वो आपको याद आ जाए। अभी बताया था मैंने, ऑब्जेक्टिव से जो एंगल बन रहा होगा उसको अल्फा लेते हैं, तो ये अल्फा बनता है, और जो फाइनल इमेज का एंगल बन रहा होता है उसको बीटा लेते हैं, तो ये बीटा बनता है। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर होते हैं, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलकर एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट होती है, फिर जाके फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो डेरिवेशन का कोई काम नहीं, इसलिए नहीं बता रहा। सही है? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, FO प्लस FE और FO ओवर FE। सही? जी जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप इसी फॉर्मूले को अगर लिखना चाहें तो क्या आप इसी फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते हैं, PE ओवर PO। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? टू 526 बिल्कुल सही कहा, लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला भी, या नहीं समझ में आया? सही है, क्योंकि फोकल लेंथ, जिस तरह पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, उसी तरह फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ पावर भी होती है। तो FO को मैं क्या लिखूंगा? 1 ओवर PO लिखूंगा, और FE को क्या लिखूंगा? 1 ओवर PE लिखूंगा। रेसिप्रोकल होकर फॉर्मूला क्या बन गया? PE ओवर PO। यहाँ पे PE क्या है? पावर ऑफ आईपीस और पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बच्चों? तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि अगर आपसे मैं सवाल में ये पूछूं कि बताइए आईपीस की अगर फोकल लेंथ को कम रखा जाए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आईपीस की अगर फोकल लेंथ को कम रखा जाए, अरे डिक्रीज होगी। क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है फिर भी गलत बता रहे हैं। मैंने कहा कि अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को कम कर दिया जाए, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को कम करने का मतलब इसका इससे इनवर्स रिलेशन। तो आईपीस की फोकल लेंथ कम, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब भी आईपीस की फोकल लेंथ को हम कम लेते हैं ताकि ज्यादा मैग्निफाइड इमेज नजर आए, मैग्निफिकेशन ज्यादा हो। अब समझ में आया? जी बच्चों, क्लियर है? और इसके अपर्चर को क्यों बड़ा रखते हैं वो भी सुन लें। ऑब्जेक्टिव के अपर्चर को इसलिए बड़ा रखा जाता है ताकि जितना अपर्चर बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट रेज आकर इस पे टकराएंगी, तो जितनी ज्यादा लाइट रेज इंफिनिटी से आकर टकराएंगी उतनी ज्यादा प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और जितनी ज्यादा लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होंगी उतना ब्राइटर इमेज पे कन्वर्ज होंगी, उतना ब्राइटर इमेज। पॉइंट क्लियर है जो बताया? जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज्यादा लाइट रेज, उतनी ज्यादा लाइट रेज आएंगी, तो टकराने के बाद फोकस के ऊपर उतनी ज्यादा कन्वर्ज होंगी, और जितनी ज्यादा कन्वर्ज होंगी फोकस पे तो आपके पास उतना ब्राइटर इमेज बनेगा। टू 4 5 4
बेटा 1+d/f से बनाया है ये फॉर्मूला, जो मैग्नीफाइंग ग्लास का हमने फॉर्मूला बनाया था ना, 1+d/f, 1 को उधर लेकर गए माइनस हो गया और फिर वो नीचे आके डिवाइड हो गया d के, तो फॉर्मूला बन गया। अच्छा जी, 2534 मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, मैसेज कर देना अभी मैसेंजर पे। जी यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और बढ़ा दूं? अच्छा, इसका इमेज लाजमी याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल का फाइनल इमेज क्या बनता है, और वही ध्यान में रखना है जो बुक में लिखा हुआ है, वही ध्यान में रखना है। नहीं बेटा, अभी तक जो न्यूज है 2538 अभी तक यही है कि 10% मैट्रिक, 40% एंटर और 50% टेस्ट होगा, अभी तक तो यही है, इसमें कोई चेंजिंग अभी तक आई नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका जो फाइनल इमेज है बेटा वही ध्यान में रखिएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है फाइनल इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का? क्या बनता है जरा बताएंगे मुझे, अगर बुक सामने रखी हुई है तो? अच्छा, इंटर में ओवरऑल या साइंस सब्जेक्ट? बेटा अभी तक तो यही है कि ओवरऑल ही काउंट होने के ज्यादा चांस है, और टेस्ट की डेट वही अभी तक फिलहाल 25 है। बिल्कुल फायदा होगा 10% मैट्रिक से, क्यों नहीं होगा? हाँ, नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो और फायदा होगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है बुक में? वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड लिखा हुआ है। फाइनल इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। जी, इन्वर्टेड, वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड, यही लिखा हुआ है। आप ग्रैंड टेस्ट जो लेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ, मैं रखूंगा नेगेटिव मार्किंग। अच्छा है ना, मजा आएगा। तुक्के कम मारेंगे ना आप लोग, इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखूंगा। जी, अभी तक फाइनल 2050 है। जी, तो मैंने क्या बताया आपकी बुक में, टॉपिक पे आ जाए जल्दी से। फाइनल इमेज जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड तो बनना ही बनना है, तो यही जहन में रखना है। अब सुन लीजिए कि वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड क्यों कह रहे हैं। देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर हम वर्चुअल भी बोल रहे हैं और फिर इन्वर्टेड भी बोल रहे हैं। तो वर्चुअल में तो हमेशा आपके पास क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है ये इमेज, मैं बता देता हूं, गौर से देखें जरा बोर्ड पर जो समझा रहा हूं, गौर से देखें। सपोज के ये ऐसा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके का है, इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट से लाइट रेज आई, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होकर इमेज बना। कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव ने वो रियल एंड इन्वर्टेड बना दिया। सही है, रियल एंड इन्वर्टेड बना दिया, और छोटे साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है और स्मॉलर साइज का बनता है। तो ये बन गया ये इमेज, ये पहला इमेज। अब ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल फोकस पे। अब जब प्रिंसिपल फोकस पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। वो भी कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ये ऐसे है तो इसको इन्वर्ट करके वो कैसा बना देगा? ऐसा बना देगा ना।
तो इसके लिहाज से ये क्या बना, वर्चुअल बना, सेम साइड पे बन रहा है, सही है, वर्चुअल बना, इसके लिहाज से ये इन्वर्टेड हो गया और मैग्नीफाइड भी होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है अक्सर बच्चों को। ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऑब्जेक्टिव ने रियल इन्वर्टेड करके उसको ऐसे बना दिया, फिर दोबारा आईपीस ने उसको रियल इन्वर्टेड करके ऐसे बना दिया, सही है, तो समझ में आ रही है ना ये बात। तो इन्वर्टेड इसके लिहाज से लिखा हुआ है और मैग्नीफाइड तो होता ही होता है। आई से देख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगा दोबारा, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, इसलिए वर्चुअल कह रहे हैं। टाइम देख लेते हैं कितना है, वरना थोड़ी सी बात बता दूं कि मैंने वो मिटा क्यों दिया, उसी में ही बता देता। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा, मैं क्या करूं, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसी के लिहाज से बताया मैंने। सर आपका ग्रैंड टेस्ट मुश्किल होगा, देखो यार मुश्किल नहीं कहूंगा, अच्छा टेस्ट होगा, लॉजिकल टेस्ट होगा। और आपको एक मजे की बात बताऊं, 2017 के पेपर के अंदर एनटीएस में 2 सवाल एज इट इज उसमें से आ गए थे। तो इसलिए टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, थ्योरी बेस्ड भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, मजा आएगा आपको टेस्ट देने में। मैं अनाउंस करूंगा, परेशान ना हो, मैं अनाउंस कर दूंगा, चैप्टर 10 जरा खत्म हो जाए सुकून से, फिर आराम से डेट आप लोगों को अनाउंस करूंगा। मेरे टेस्ट मुश्किल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल होते हैं बेटा, ये बात मैं आप लोगों को बहुत दफा क्लास में बता चुका हूं कि इसकी वजह क्या है। मुश्किल इसीलिए बनाता हूं ताकि पढ़ भी वैसा रहे, तो लिहाजा टेस्ट भी फिर वैसा ही होना चाहिए। सब कुछ आसान आसान पढ़ते तो मैं टेस्ट भी आसान बना लेता। ठीक है, चलें, टाइम तो कम है, लिहाजा अभी फिलहाल यहीं पर ही रखते हैं। बहुत ज्यादा 1.5 क्लास इस चैप्टर के लिए, बस ये चैप्टर इनफ, एंड हो जाएगा। कंपाउंड पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड पढ़ा दूंगा, और विजन के डिफेक्ट्स पढ़ाने हैं, लेंसेज के डिफेक्ट्स पढ़ाने हैं, अगर देखें तो यही है। बाकी आपको स्पेक्ट्रोमीटर के बता दूंगा कि होता क्या है, क्योंकि वो पूरा थ्योरी का टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सही है, इंटरफेरेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो टोटली थ्योरी का टॉपिक है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको उसके पार्ट्स याद रखने हैं, बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। गैलीलियन का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा क्या होता है, वो भी बता दूंगा क्या होता है। जिस तरह मैग्निफिकेशन का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला एफओ और एफई होता है, गैलीलियन का भी यही होता है, एफओ और एफई, टेलीस्कोप का यही फॉर्मूला है, एफओ और एफई। गैलीलियन टेलीस्कोप का भी फॉर्मूला एफओ और एफई होता है, बस लेंथ में फॉर्मूला क्या होता है, एफओ माइनस एफई होता है, क्योंकि उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो इतनी चीजें नहीं, बहुत ज्यादा 1 से 1.5 क्लास में चैप्टर